जय हिंद विद्यार्थियों। आज हम सूर्य के बारे में विस्तार से पढ़ने जा रहे हैं। तो सूर्य के बारे में हम क्या पढ़ने जा रहे हैं तो समझते हैं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है विद्यार्थियों कि सूर्य की जो रचना हुई है वो किससे हुई। जैसा कि मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था कि ब्रह्मांड का 90% भाग हाइड्रोजन से बना है, तो नेचुरल है सूर्य भी हाइड्रोजन से बना है। सभी तारों की ऊर्जा का स्रोत हाइड्रोजन ही तो है। जब यही हाइड्रोजन के आइसोटोप ड्यूटेरियम और ट्राइटियम यानी 1s2 और 1s3 विशेष रूप से जब ये दोनों फ्यूज होते हैं तो नाभिकीय संलयन की क्रिया होती है और उससे हीलियम का निर्माण होता है। तो आज हमारे सूर्य का लगभग 73% भाग हाइड्रोजन से बना है, 25% भाग में हीलियम है और शेष बचा हुआ जो भाग है 2% उसमें अन्य तत्व जैसे ऑक्सीजन के अलावा अन्य नाइट्रोजन, निकेल, कार्बन, आयरन, ये सब मिला के जो कि सूर्य के कोर में पाए जाते हैं। जो भारी तत्व होगा वो हमेशा कोर की ओर आकर्षित होगा। तो यहाँ बड़ा महत्वपूर्ण है विद्यार्थियों कि सूर्य की धरती का 98% भाग केवल हाइड्रोजन और हीलियम से मिलकर बना है। समय के साथ साथ हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट होती जाएगी और सूर्य की लाइफ कम होती चली जाएगी। पिछले लेक्चर में मैंने आपको सुपरनोवा के बारे में बताया था, अथवा प्लानिटरी नेबुला बना था, सूर्य जैसा कोई छोटा तारा। तो वो घटना लगभग 10 अरब साल बाद होगी। आज सूर्य अपनी लाइफ के लगभग 5 अरब साल पूरे कर चुका है। तो इस प्रकार से उस घटना तक पहुंचने से पहले हम ये जानें कि सूर्य की धरती पर क्या क्या होता है, कितने उसके पार्ट होते हैं, कैसे कैसे क्या क्या फेनोमेना होता है सूर्य पर। आइए हम जानने की कोशिश करते हैं। आपके सामने सूर्य का स्ट्रक्चर है विद्यार्थियों। सूर्य जिस तरह से पृथ्वी के 3 भाग होते हैं आंतरिक रूप से, क्रस्ट, मेंटल और कोर, वैसे ही सूर्य के भी 3 भाग होते हैं। सूर्य के अंदर बीच वाले भाग, अंदर के भाग को, सेंटर वाले भाग को कोर कहते हैं। इसके जस्ट ऊपर वाला भाग वो कहलाता है, ये पीला वाला भाग आप जो देख रहे हैं, जैसे पृथ्वी का मेंटल होता है उसी प्रकार से यहां रेडिएक्टिव जोन होता है। और इसके बाद जो सबसे बाहरी भाग होता है उसे कहते हैं कन्वेक्शन जोन। तो ये जो रेड कलर से दिखाया गया ये कन्वेक्शन जोन है, इसके अंदर पीले कलर से ये रेडिएशन जोन है, रेडिएशन जोन, और सबसे अंदर व्हाइट कलर से दिखाया गया ये कोर है। यही सूर्य के 3 भाग आपके सामने हैं। इन तीनों भागों में से सबसे अंदर का जो कोर भाग है यहां पर हैवी मटेरियल है, हैवी एलिमेंट्स हैं, यानी जब हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट होगा तो वो भी अंदर ही जाएगा। हम जानते हैं प्रकृति का नियम है, भारी चीजें अंदर इकट्ठी होती हैं। तो हीलियम अंदर जाएगा, अधिक टेम्परेचर प्रेशर पर हीलियम कार्बन में कन्वर्ट होगा और कार्बन आगे चलकर लोहा और निकेल में कन्वर्ट होगा। इस तरह से लगातार ये क्रियाएं होती चली जाएंगी। तो विद्यार्थियों, कोर के जस्ट ऊपर ये जो कोर है इसकी एक विशेषता, चूंकि नाभिकीय संलयन यहीं हो रहा है, तो यहाँ का जो टेम्परेचर है कितने डिग्री है विद्यार्थियों? इसका टेम्परेचर है 1.5 करोड़ डिग्री सेंटीग्रेड। इतने टेम्परेचर पर नाभिकीय संलयन की क्रिया यहाँ संपन्न होती है। इसके जस्ट ऊपर जाएं तो हमें क्या मिला? तो हमें मिलता है रेडिएशन जोन। ये रेडिएशन से बना। रेडिएशन मीन्स जब ये गर्म होता है तो सूर्य के इतने बड़े भाग में क्या हमें देखने को मिलता है कि इस भाग में कोई भी गैस का एलिमेंट या गैस का अणु, परमाणु कोई भी आगे की ओर नहीं बढ़ता, उसमें कोई हलचल नहीं होती, सिर्फ एनर्जी एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती है रेडिएशन के थ्रू। इसलिए इसे रेडिएशन जोन के नाम से जाना जाता है। और इसके जस्ट ऊपर वाले भाग में गैसीय अणु, परमाणु ये चलना शुरू करते हैं। ये अपने स्थान से दूसरे स्थान, जैसे पानी को गर्म करते हैं तो नीचे से गर्म पानी ऊपर आता है और ऊपर का ठंडा नीचे जाता है। ठीक इसी प्रकार इस भाग में भी ये जो रेड वाला पोर्शन देख रहे हैं जिसे हम कन्वेक्शन हम जानते हैं, हीट ट्रांसमिशन 3 प्रकार से होता है, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। कंडक्शन सॉलिड में एक स्थान से दूसरे स्थान,
एक वस्तु के संपर्क में दूसरी वस्तु आती है तो हीट ट्रांसफर कंडक्शन के थ्रू होता है। जब मॉलिक्यूल्स एक स्थान से दूसरे स्थान एक दूसरे के सापेक्ष मोशन करते हैं तो जो हीट ट्रांसफ़र होता है वो उसको हम कहते हैं कन्वेक्शन के थ्रू हीट ट्रांसफ़र होना। और जब केवल एनर्जी एक स्थान से दूसरे स्थान जाती है उसको मीडियम की ज़रूरत नहीं होती। फॉर एग्जांपल, सूर्य से आने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स निर्वात में बिना मीडियम के चलती हैं, तो एनर्जी बिना मीडियम के चल सकती है। वही एनर्जी जब बिना मीडियम के चलती है तो रेडिएशन जोन में चलती है, और जब वही मीडियम के साथ चलती है यानी माध्यम के कण जब एक स्थान से दूसरे स्थान विस्थापित होते हैं तो कन्वेक्शन जोन में ये क्रिया देखने को मिलती है। इसीलिए इसे तीसरे जोन को कन्वेक्शन जोन कहा जाता है। सूर्य के अंदर ये 3 आंतरिक भाग कहलाते हैं सूर्य के। इसके बाद 3 भाग सूर्य के बाहर हैं। विद्यार्थियों, सूर्य का अगर केंद्र से लेकर मैं यहां तक की बात करूं कन्वेक्शन जोन की, तो सूर्य का पूरा डायमीटर लगभग 14 लाख किलोमीटर का है, तो रेडियस 7 लाख किलोमीटर होगी। तो ये कोर से लेकर, कोर के सेंटर से लेकर और कन्वेक्शन जोन की बाउंड्री तक 7 लाख किलोमीटर का दायरा तय होता है। एनर्जी 7 लाख किलोमीटर दूर आते आते अब यहां से एनर्जी बाहर आती है। तो इसके बाद बाहर की बात करें तो विद्यार्थियों, बाहर अब सामना होता है सूर्य के उस पार्ट से जो हमें दिखाई देता है, जिसे कहते हैं फोटोस्फीयर। तो हमने देखा कितने पार्ट हो गए सूर्य के। नंबर 1, सबसे पहले हमने क्या देखा, सूर्य का भाग अंदर से कोर। नंबर 2, कोर के बाद फिर है रेडिएशन। नंबर 3 पर आएगा कन्वेक्शन। ये आंतरिक भाग कहलाएंगे तीनों। इनको बोलते हैं इनर पार्ट्स। और फिर आउटर पार्ट्स में आए तो आउटर पार्ट्स में सबसे पहले फोटोस्फीयर, सूर्य की वह धरती जो हमें दिखाई देती है। सूर्य अपने आप में सॉलिड या रॉकी नहीं है। सूर्य कैसा है? गैसियस, गैस का गोला है। उसका जो भाग हम देख सकते हैं उसे कहते हैं फोटोस्फीयर। फोटोस्फीयर ये सूर्य के ऊपर का पहला भाग। तो ये विद्यार्थियों आप देख रहे हैं फोटोस्फीयर, ये पीला पीला भाग, इसको कहेंगे फोटोस्फीयर। फोटोस्फीयर से और ऊपर चलें तो आता है क्रोमोस्फीयर। क्रोमोस्फीयर विद्यार्थियों, और लास्ट में आता है कोरोना। इस तरह से कुल मिला के 6 पार्ट हो गए सूर्य के। 3 इंटरनल इनर पार्ट या और 3 एक्सटर्नल आउटर पार्ट। इनमें विद्यार्थियों ये चीज़ तो आप किताब में देख सकते हो, समझ सकते हो। परीक्षा के लिए प्रश्न कैसे बनेगा? परीक्षा का प्रश्न होगा कि सूर्य का सबसे गर्म भाग इनर, तो आप कहेंगे कोर, कोई भी बता देगा। लेकिन सबसे गर्म आउटर भाग कौन सा है? सबसे गर्म आउटर, ये 3 हैं। नेचुरल है, सबके मन में एक ही बात आएगी, जो सूर्य से दूरी बढ़ती जाएगी जिस पार्ट की, वो ठंडा होता चला जाएगा। लेकिन विद्यार्थियों ऐसा नहीं होता, उल्टा होता है। सूर्य के आउटर में जो कोरोना है, कोरोना ये लगभग वाइटिश आप देख रहे हैं, वाइट कलर का जो बाहरी पार्ट है, इसको कहते हैं कोरोना। और उसके जस्ट अंदर क्रोमोस्फीयर, इस क्रोमा माने होता है रंग, तो ये थोड़ा सा रेडिश दिखाई देता है। इसमें जरूर इसमें पीला दिख रहा है विद्यार्थियों, ये पीला ना होके लाल पीला होता है। तो ये चूंकि रंगीन होता है इसलिए इसको बोलते हैं क्रोमोस्फीयर। तो सूर्य का जो ऊर्जा है जैसे ही फोटोस्फीयर से बाहर निकलती है, अब फोटोस्फीयर से बाहर निकलकर क्रोमोस्फीयर में जाएगी और क्रोमोस्फीयर से बाहर निकलकर तब पहुंचती है कोरोना में। होता क्या है विद्यार्थियों कि क्या होता है कि जैसे ही सूर्य से अंदर से हीट निकलती है, तो विद्यार्थियों वो हीट 2 प्रकार से निकलती है। एक होती है सोलर फ्लेयर और दूसरी होती है सोलर विंड्स।
ये सोलर फ्लेयर जब निकलती हैं, देख रहे हैं आप ये बाहर निकलती हुई चीज़ों को, ये सूर्य की धरती पर आने वाली आंधी हैं, ये इसको हम कहेंगे ये सोलर फ्लेयर। तो विद्यार्थियों, सूर्य की धरती से बहुत सारी आंधी तूफान आते हैं और सौर चमक बाहर की ओर निकलती है, जिसे सोलर फ्लेयर कहते हैं। सोलर फ्लेयर के अंतर्गत एक्स और गामा किरणें होती हैं, जो हाई इंटेंसिव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, और साथ ही इनके अलावा हाईली चार्ज्ड प्रोटॉन, जो हैवी पार्टिकल्स होते हैं, जब वो निकलते हैं तो उसे कहते हैं सोलर विंड। जब ये सूर्य की धरती से निकलकर बाहर आते हैं तो जिस समय निकलते हैं ये बहुत कॉम्पैक्ट होते हैं, क्योंकि इन पर बहुत अधिक दबाव रहता है। लेकिन जैसे ही बाहर निकलते हैं तो वही प्रेशर रिलीज़ हो जाता है, और रिलीज़ होकर यही पूरी एनर्जी एक बॉम्ब के रूप में फट जाती है। फटती है कोरोना वाले पार्ट में, इसीलिए कोरोना सबसे गर्म पार्ट है आउटर का। तो परीक्षा में ये प्रश्न कभी पूछा जाए कि कोरोना के सर्वाधिक गर्म होने का कारण क्या है, जबकि वो सूर्य की धरती से काफ़ी दूर है, फिर भी कोरोना इतना गर्म क्यों होता है? क्योंकि सूर्य की धरती से निकलने वाले जो सौर बम हैं, सोलर बॉम्ब, वो जाके कोरोना में जाके फटते हैं और वहाँ अपनी एनर्जी रिलीज़ कर देते हैं। इसीलिए वहाँ पर सबसे ज़्यादा टेम्परेचर पाया जाता है आउटर पोर्शन में। कितना? लगभग 20 लाख डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि कोर में 1.5 करोड़ डिग्री सेंटीग्रेड था, और फोटोस्फीयर यानी सूर्य की धरती पर केवल 6000 डिग्री सेंटीग्रेड, और 6000 से 20 लाख डिग्री सेंटीग्रेड पहुँच जाता है कोरोना में। सूर्य की धरती पर कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं विद्यार्थियों, बहुत बारीक बारीक पॉइंट, छोटे छोटे, जिन्हें हम सौर कलंक के नाम से जानते हैं। ये सूर्य के वो स्पॉट हैं, धब्बे हैं, जहाँ का टेम्परेचर सबसे कम होता है, लगभग 1500 डिग्री सेंटीग्रेड। इन धब्बों वाले स्थान को, या ये कम टेम्परेचर वाले स्थानों को बनने में 5.5 साल लगते हैं, और मिटने में भी 5.5 साल लगते हैं। इसलिए सौर स्पॉट साइकिल जो होता है वो 11 साल का होता है। परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है कि सौर कलंक का जीवन काल या इसका चक्र कितने वर्षों का होता है, तो आप कहेंगे 11 साल। 5.5 साल में बनेंगे और 5.5 साल में मिटेंगे। इस तरह से ये सौर कलंक सूर्य की धरती पर वो भाग हैं जो सूर्य के सबसे ठंडे भाग कहलाते हैं, जिनका टेम्परेचर केवल 1500 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। विद्यार्थियों, सूर्य के बारे में महत्वपूर्ण बात कि अगर मैं इसकी डेंसिटी की बात करूं तो सूर्य की डेंसिटी कितनी है? 1.41, जबकि पृथ्वी की 5.5। तो सूर्य की डेंसिटी पृथ्वी की तुलना में काफी कम है। यही कारण है कि सूर्य पृथ्वी से 3,32,000 गुना बड़ा होने के बावजूद भी इसका गुरुत्वाकर्षण बल, ग्रेविटेशन फोर्स, पृथ्वी के ग्रेविटेशन फोर्स का केवल 28 गुना है। पृथ्वी से तुलना हो रही है तो पृथ्वी की तुलना में केवल 28 गुना। यही सूर्य जब अपने अंदर से ये सोलर फ्लेयर और सोलर विंड निकालता है तो विद्यार्थियों, ये दोनों ही बड़ी खतरनाक होती हैं, और ये खतरा पैदा करती हैं। किसके लिए? ये दोनों मिलकर खतरा पैदा करती हैं अंतरिक्ष यात्रियों को, अंतरिक्ष यानों को, और साथ ही जो प्रसारण होता है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट से, जो कि 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थापित होते हैं, उनसे होने वाले रेडियो प्रसारण को भी प्रभावित करती हैं। वही प्रसारण इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, रेडियो वेव उनसे निकलती हैं, उसी से हम मोबाइल फ़ोन पर सुन पाते हैं, उसी से टेलीविज़न देखते हैं, रेडियो संचार भी होता है, बहुत सारी घटनाएं टेलीकम्युनिकेशन की उसी से होती हैं। और उसको सबसे ज़्यादा नुकसान कौन पहुंचाते हैं? सोलर फ्लेयर, जो एक्स और गामा जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, ये उन रेडियो तरंगों को डिस्टर्ब करती हैं, इसलिए प्रसारण लगभग ठप्प सा कर देती हैं ये। तो वहीं अंतरिक्ष यात्रियों और उनके यानों को नुकसान पहुंचाने का काम हैवी पार्टिकल, चार्ज्ड प्रोटॉन, जो कि सोलर विंड के फॉर्म में निकलते हैं, ये नुकसान पहुंचाते हैं। और जब यही पार्टिकल पृथ्वी के पास पहुंचने की कोशिश करते हैं
तो विद्यार्थियों, ऊपर जहाँ भी वायुमंडल में ऊपर पहुँचते हैं और वहाँ उन्हें नाइट्रोजन और ऑक्सीजन मिलती है तो उसे आयोनाइज्ड कर देते हैं, प्लाज्मा में कन्वर्ट कर देते हैं। तो जो आयोनाइज्ड होती है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, तो वो रंगीन कलर देती है। नाइट्रोजन विशेष रूप से हरा और पीला कलर देती है, तो वहीं ऑक्सीजन आयोनाइज्ड होकर पर्पल कलर, वायलेट, पिंकिश कलर, इस टाइप के रेडिश कलर ये देती है। यही कारण है कि जब जब ये हीट बॉम्ब पृथ्वी के संपर्क में आते हैं तो विद्यार्थियों, इनसे बचाने का काम पृथ्वी के चारों ओर पाया जाने वाला मैग्नेटोस्फीयर करता है। मैग्नेटोस्फीयर से ही इसकी रक्षा होती है। तो विद्यार्थियों जो सूर्य से आने वाले सोलर विंड्स और सोलर फ्लेयर हैं, वो आकर पृथ्वी की रक्षा कवच यानी मैग्नेटोस्फीयर से टकराते हैं। चूँकि पृथ्वी के कोर में निकल और आयरन जैसे फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस पाए जाते हैं, उनके कारण पृथ्वी के चारों ओर एक मैग्नेटोस्फीयर का रक्षा कवच बनता है। एक प्रकार से कहें चुंबकीय क्षेत्र जनरेट होता है। वही चुंबकीय क्षेत्र पृथ्वी को, ये पृथ्वी है, इसके चारों ओर जो चुंबकीय क्षेत्र आप देख रहे हैं, ये सूर्य से आने वाली तेज हीट बॉम्ब से बचाने का काम करता है। और ये इन हीट बॉम्ब को या सोलर फ्लेयर और सोलर विंड्स को ट्रैप कर लेता है, ट्रैप करके अपने साथ रख लेता है। विद्यार्थियों, ये घटना है काफ़ी पुरानी। जब वॉन एलन नामक वैज्ञानिक हुए, उन्होंने सबसे पहले इस बात की खोज की थी। ये लगभग घटना है 1958 के आसपास की। तो वॉन एलन जो अमेरिकन साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये पता लगाया कि सूर्य से आने वाले सोलर फ्लेयर और सोलर विंड्स को ट्रैप करने का काम मैग्नेटोस्फीयर करता है। और मैग्नेटोस्फीयर के दो पार्ट होते हैं, एक आउटर और एक इनर। ये आप देख रहे हैं वॉन एलन रेडिएशन बेल्ट आपको दिखाया जा रहा है। ये रेडिएशन बेल्ट का ये इनर पार्ट है और दूसरा आउटर पार्ट है। विद्यार्थियों, यही मैग्नेटोस्फीयर का इनर और आउटर पार्ट मिलकर ये पृथ्वी की रक्षा करते हैं। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों, ये हमारा जो मैग्नेटोस्फीयर है, ये हमारे लिए जहाँ एक और शील्ड का काम करता है, तो दूसरी ओर हमें हानि भी पहुँचाता है। हानि इस तरह से कि जब ये इन हाई इंटेंसिव वेव्स को ट्रैप कर लेता है, तो इनसे हानि किसको होती है? हमारे अंतरिक्ष यात्रियों को और अंतरिक्ष यानों को। जब अंतरिक्ष यानों से सोलर विंड्स टकराती हैं तो उन्हें नष्ट कर देती हैं और अंतरिक्ष यात्रियों की जान को खतरा पैदा हो जाता है। परीक्षा में प्रश्न आता है कि अंतरिक्ष यात्रियों को किससे खतरा पैदा होता है? सोलर विंड से। और सोलर फ्लेयर किसको खतरा पहुंचाती हैं? होने वाले प्रसारण को। जो हमारे सैटेलाइट से प्रसारण होते हैं, उनके लिए खतरनाक होती हैं। उस प्रसारण को रोकने या नष्ट करने का काम करती हैं। इस प्रकार विद्यार्थियों, सूर्य से आने वाली सोलर फ्लेयर और सोलर विंड्स बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। और इन्हीं के कारण जब वायुमंडल में इनकी ट्रैपिंग होती है, तो मैग्नेटोस्फीयर इन्हें ट्रैप करता है किस स्थान पर? जहां मैग्नेटोस्फीयर का प्रभाव ज़्यादा है, इस भाग में। और ये जो ऊपर के भाग आप देख रहे हैं, इस स्थान पर और इस स्थान पर, यहां पर पृथ्वी का चुंबकीय प्रभाव सबसे कम होता है। हम जानते हैं पोल्स के ऊपर मैग्नेटिक इफेक्ट सबसे कम होता है। इसीलिए जब आसमान से ये एयर आती है, तो ये नाइट्रोजन ऑक्सीजन को आयोनाइज्ड करके जब नीचे की ओर लाती है, तो वो उसका जमाव कहाँ होता है? पोल्स पर। क्योंकि इस जगह तो ट्रैप हो जाती हैं, तो इस जगह पोल्स पर वो दिखाई देती है रंगीन घटना के रूप में। जैसा मैंने बताया कि आयोनाइज्ड नाइट्रोजन और ऑक्सीजन कलरफुल इमेज बनाती हैं। इसी को हम अरोरा कहते हैं। अरोरा जो कि पोल्स पर होने वाली घटना है, प्रकाश की चमक है, रंगीन चमक जो आतिशबाजी जैसी दिखाई देती है। अभी 2-3 दिन पहले की विद्यार्थियों बात है, ये घटना देखी गई थी, भारत में भी लद्दाख में देखी गई थी। तो ज़रूरी नहीं है हमेशा पोल्स पे ही हो, कभी जब बहुत हैवी होती हैं तो ये पोल्स के अलावा भी दूसरी जगह डाइवर्ट हो जाती हैं और दिखाई देती हैं। तो पूरे विश्व में अभी 3-4 दिन पहले की बात है, ये अरोरा की घटना देखी गई थी जगह जगह। नहीं तो आमतौर पर ध्रुवों के ऊपर तो हमेशा पाई जाती है। ये अरोरा जब उत्तरी गोलार्ध के ऊपर होता है तो इसको कहते हैं हम बोरियालिस अरोरा, और दक्षिणी गोलार्ध में होता है तो इसे कहते हैं हम ऑस्ट्रालिस अरोरा। अरोरा 2 प्रकार का होता है, बोरियालिस, ऑस्ट्रालिस। याद रखना बहुत आसान है। ऑस्ट्रेलिया दक्षिणी गोलार्ध में है, इसलिए ऑस्ट्रालिस अरोरा। उत्तरी गोलार्ध में बोरियालिस अरोरा। तो ये अरोरा घटना, ये रंगीन चमक है। इसे हिंदी में सुमेरु ज्योति बोरियालिस को और कुमेरु ज्योति ऑस्ट्रालिस को कहते हैं। इस प्रकार ये विद्यार्थियों सूर्य से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण घटनाएं हैं।
विद्यार्थियों, जब सूर्य पृथ्वी से दूर या पास में होता है, एक्चुअली सूर्य पृथ्वी के सापेक्ष स्थिर है, लेकिन पृथ्वी सूर्य का परिक्रमा करती है। परिक्रमा चूँकि इलिप्टिकल शेप में होती है, तो कभी पृथ्वी सूर्य के पास आती है तो कभी दूर आती है। जब पृथ्वी सूर्य के पास में होती है तो उस घटना को हम पेरीहेलियन, और उस समय दूरी होती है 14 करोड़ 71 लाख किलोमीटर। और जब यही पृथ्वी दूर होती है तो उसे हम एपहेलियन कहते हैं, और इसकी डिस्टेंस होती है 15 करोड़ 21 लाख किलोमीटर। इन दोनों का एवरेज निकालते हैं तो वो आता है 14 करोड़ 96 लाख किलोमीटर। इसी डिस्टेंस को, जो सूर्य की पृथ्वी से एवरेज डिस्टेंस है, इसी को 1 एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस या 1 खगोलीय दूरी कहते हैं। विद्यार्थियों, इस तरह से सूर्य और पृथ्वी के बीच का ये रिलेशन है। और इस रिलेशन के साथ ही एक महत्वपूर्ण बात ये भी है कि सूर्य का द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान से 3,32,000 गुना है। ये सूर्य का जो सोलर सिस्टम है, पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि पूरे सोलर सिस्टम का या सूर्य परिवार का, सोलर फैमिली का लगभग 99.86% केवल सूर्य के पास है। और सूर्य से बाहर जितने ग्रह उपग्रह हैं वो केवल और केवल 0.14% है। जब सूर्य 10 अरब साल बाद अपने रेड जाइंट शेप को प्राप्त करेगा तो इन्हीं सब ग्रह और उपग्रहों को खा जाएगा। वही अवस्था उसकी रेड जाइंट अवस्था होगी, इसीलिए लाल दानव तारा कहलाएगा वो। इस प्रकार से विद्यार्थियों, सूर्य से संबंधित मैंने लगभग सारी जानकारियां कवर करने की कोशिश की। मैं आशा करता हूं आपको वीडियो अच्छा लगेगा। विद्यार्थियों, कमेंट बॉक्स में ज़रूर कुछ न कुछ लिखिए। जय हिंद शिक्षा संस्थान आपके लिए निरंतर वीडियो लेकर आ रहा है। आप लगातार उत्साहित होकर देखें, और हमारे बारे में जो भी जानकारी चाहिए आप फ़ोन पर हमसे संपर्क कर सकते हैं, और संस्थान के बारे में भी जानकारी ले सकते हैं। हम पूरी जानकारी आपको उपलब्ध कराएंगे। जय हिंद।